Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. फ्रेंड्स, आज से हम लक्ष्मीकांत की पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़नी ज़रूरी है। तो ये वीडियो इंग्लिश में, तो इसका जो भी कंटेंट होगा मैं हिंदी में भी बताऊंगा कि क्या होता है इसमें और कौन कौन से हैं, कैसे हम पूरी लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करेंगे। अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और डेली बेस पे आपको अभी वीडियो मिलेगी और न्यूज़पेपर की वीडियो भी साइड बाय साइड चलती रहेगी। तो ये पार्ट 1 में हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है, संविधान कैसे बना हुआ, फ्रेमवर्क कैसे हुआ। इसमें फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रस्तावना होती है प्रीएम्बल, फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर होगा। 6th में हम सिटीजनशिप करेंगे, 7th में फंडामेंटल राइट, 8th में डीपीएसपी, 9th में फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10th में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 11th में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडिया का, तो या पॉलिटिकल साइंस का क्या है। द ब्रिटिश केम इनटू इंडिया 1600 एज ए ट्रेडर, एज ए बिजनेसमैन। 1600 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ पे आए इन द फॉर्म ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ। तो एक चार्टर तैयार कर रखा था क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो तैयार कर रखा था, तो उसके अंदर विच एक्सक्लूसिव राइट थे, उनके पास अधिकार था ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर। 75 में द कंपनी विच स्टिल हैव नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन, जिसमें 1765 तक कंपनी के पास बस प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन थे। उसके बाद दीवानी क्या होता है, राइट्स ओवर रेवेन्यू, कर इकट्ठा करने का, सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, 3 राज्यों का उनको 1765 में अधिकार मिल गया, वहाँ से कर इकट्ठा करने लगे। पहले प्योरली ट्रेडिंग कंपनी थी वो। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर, तो इसका कैरियर कैसे होगा, एज ए टेरिटोरियल पावर के स्टार्ट हो गया इन 1858 इन द वेक ऑफ, एक वेक ऑफ क्या होता है, इसको मद्देनजर रखते हुए सिपाही मुठनी द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो उसके बाद क्या है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई 1857 में, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया और वो डायरेक्ट रूल करने लगे। दिस रूल कंटिन्यू इन अनटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये रूल चलता रहा अनटिल इंडिया, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 1947। तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, तब तक ये रूल चलता रहा। आगे बोलते हैं कि विद इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब अमेंडमेंट इंडिपेंडेंस आया, हम स्वतंत्र हो गए, तो क्या ज़रूरत आई, संविधान की ज़रूरत आई। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, मतलब आदमी इकट्ठे किए गए, वो क्या है, संविधान को बनाएंगे, ये काम दिया गया। वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज इन 1946, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो असेंबली बनाई एक संविधान को बनाने के लिए। और ये उन्होंने क्या बना दिया, 26 जनवरी 1950 को बना दिया, मतलब केम इनटू बीइंग, बना तो पहले भी दिया था बट केम इनटू बीइंग तब से इंप्लीमेंट हो गया 26 जनवरी 1950 से। हाउएवर वेरियस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन द ब्रिटिश रूल। तो ये है कि भाई, हालांकि बहुत सारे फीचर थे संविधान के, उनके रूट्स क्या है, ब्रिटिश रूल में थे। देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश, तो बहुत सारे इवेंट थे, सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या है, लीगल फ्रेमवर्क बनाया ऑर्गेनाइजेशन का एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब हमारे जो ट्रेसिस हैं संविधान के, वो हमारे अंग्रेज़ों से मिलते हैं, क्योंकि हमने उनसे भी थोड़े बहुत वहाँ से रिम्यूनरेशन करके, विचार विमर्श करके वहाँ से लिए गए हैं। दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो हमारे जो संविधान पे या हमारे जो पॉलिटी पे इसका बहुत ज़्यादा असर है, राजनीतिक शास्त्र पे। और दे आर एक्सप्लेन इन द क्रोनोलॉजिक ऑर्डर, मतलब समय के अनुसार, अंडर 2 मेजर हेडिंग्स, 2 मेजर हेडिंग है। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक, तो आपको ये डेट याद रखनी है। 1858, जब तक क्रांति नहीं हुई थी 1857 की, तब तक कंपनी रूल था, उसके बाद क्राउन रूल चला था 1858 से 1947 तक। तो आगे चलते हैं, तो कंपनी रूल के बारे में बात करते हैं। द कंपनी रूल कैसे आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में।
रेगुलेटिंग क्या था, जैसे यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिशियल थे वो अपनी मनमानी करते थे या वो आदमियों से पैसे लेते थे, उनको रेगुलेट करने के लिए 1773 में एक एक्ट लेकर आई कंपनी। द एक्ट वाज ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, इसकी बहुत सारी महत्वपूर्णता थी। क्यों? इट वाज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा रूल लेकर आई क्योंकि वो इसके अफेयर्स जो काम करती थी उसको कंट्रोल करना चाहती थी। इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज किया गया द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल क्या होता है, एक जगह पावर केंद्रित हो गई, नहीं तो हैपेजार्ड वे में वो इधर उधर जा रहे थे या रिश्वत ले रहे थे, अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो इसकी क्या क्या वैल्यूएबल पॉइंट यहाँ पे आए, तो पहला स्टेप था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा क्या, इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो क्या पॉलिटिकल काम करेगी, उसको रिकग्नाइज किया, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी, पॉलिटिकल राजनीतिक संबंध, एडमिन या मैनेजमेंट से संबंधित, और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। तो 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए यहाँ पे कि पहला स्टेप था, दूसरा रेगुलेट करने का अफेयर्स कंपनी के, दूसरा क्या है उन्होंने पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को रिकग्नाइज किया, नोट इट डाउन किया, तीसरा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। तो फीचर क्या थे इसके, फीचर जो इसके हैं हमें याद रखने हैं, द इट डेजिग्नेटेड, और आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऐसे भी आ जाता है, कोई भी फंक्शन आ जाएगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स के थ्रू क्या किया गया था। तो ये है पहला फीचर क्या है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले, इससे पहले 1773 से पहले क्या बोलते थे, उसको गवर्नर बोलते थे, बंगाल का जो गवर्नर था, उसके बाद उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लगे। क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव क्या था, कार्यकारिणी, काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। तो एक गवर्नर जनरल हो गया, 4 उसके नीचे हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, पहले जो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, किसके, बंगाल के थे। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जो सबॉर्डिनेट कौन से बनाए गए थे, जैसे मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट, मतलब उसके नीचे काम करने वाले बनाए थे। अनलाइक अर्लियर, मतलब पहले की तरह न होते हुए, व्हेन 3 प्रेसिडेंसी वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, पहले इंडिपेंडेंट थे 1773 से पहले। अब तीसरा फीचर क्या था इसका, इट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। 1774 में कलकत्ता में कोर्ट बना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है सभी एग्जामों में, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। तो एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जजेस थे, 3 जज थे। इट प्रोहिबिट, फोर्थ फीचर क्या है, इट प्रोहिबिट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। तो इस रूल ने रोका कि भाई वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, अपना बिजनेस खुद की जेब गर्म नहीं करेंगे। एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स, ना ही तोहफे लेंगे, रिश्वत लेंगे। एंड ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स, जो यहाँ के आदमी हैं, लोकल हैं रहने वाले। तो ये चीज़ें भी रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर था। 5वां फीचर क्या था, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने क्या है, स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। क्या है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, टू रिपोर्ट इट्स रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो ये यहाँ पे 1773 का 5वां फीचर क्या है, इसने स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर कंट्रोल किया ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मतलब उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक लेके आए, जो टीम थी गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को गवर्न करेगी, चलाएगी। एंड टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू, कितना इनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है रिवेन्यू के फॉर्म में, कर के फॉर्म में, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के देखेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिए। तो ये 5 फीचर है। तो आपको इनको समअप कर देता हूँ, इनको याद रखना है। पांचों फीचर ऐसे हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था कि ये मनमानी कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, ब्राइब ले रहे थे, प्रेजेंट्स ले रहे थे। तो ये भाई इसकी यहाँ की जो ये अफेयर्स थे इनको कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप था। तो इसके फीचर क्या क्या थे, जो कि गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बोलने लगे, और वारेन हेस्टिंग थे ऐसे गवर्नर। दूसरा फीचर क्या था कि जो मद्रास और बम्बई इसके नीचे आ गए और वो सबऑर्डिनेट बन गए, उससे पहले इंडिपेंडेंट काम करते थे। तीसरा फीचर क्या था कि वो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 उसके सबऑर्डिनेट बनाए गए। फोर्थ क्या था कि जो प्राइवेट ट्रेड करते थे वहाँ के बंदे कंपनी के, तो उनको मना कर दिया गया और उनको रिश्वत लेने से रोका गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक पोस्ट बनाई। 5वां फीचर ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक पोस्ट बनाई, एक कमेटी बनाई जो इसको गवर्न करेगी।
नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पे चलते हैं, अमेंडमेंट इन एक्ट ऑफ 1781। तो 1773 के बाद 1781 का रूल आ गया, अमेंड कर दिया इसमें, क्योंकि इसमें अब मान लो वो रूल लेके आए थे उसमें थोड़ी बहुत कमियां लगी तो उसको फिर अमेंड कर दिया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें अमेंडमेंट कर दिया क्योंकि आदमी उन्होंने देखा कि भाई कोई चीज़ इंप्लीमेंट करते उसमें लैकुना आते हैं, कमियां आती हैं, तो उसको लूप होल को क्लोज करने के लिए अमेंडमेंट लेके आते हैं। इन ए बिड टू रेक्टिफाई, मतलब बिड टू के उद्देश्य से रेक्टिफाइड द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडमेंट ऑफ 1781 आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा है, 1781 का है। तो इसके फीचर जान लेते हैं, क्या क्या फीचर थे। तो इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल, इसने एग्जेम्प्ट कर दिया, माफ कर दिया गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको जानना होगा कि इसने क्या है, गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको माफ़ कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, छोड़ दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट और या उसकी काउंसिल थी जो 4 मेंबर की काउंसिल थी, तो उनको ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आएंगे, ना उनको कोर्ट में खींचा जा सकता। फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब ऑफिस में रहते हुए जो काम करते हैं उनके लिए नहीं खींचा जा सकता। Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official action। मान लो कोई ऑफिस में काम करते हैं, उनको ऑफिशियल एक्शन के लिए ना ही कंपनी के मेंबर्स को कोर्ट में घसीटा सकता। तो अपना उन्होंने अंग्रेजों ने क्या है बचाव कर लिया कि कोर्ट तो खुल गया 1774 में कलकत्ता में, तो उनको गवर्निंग बॉडी है या जो गवर्नर जनरल है या उसके ऑफिशियल, उनको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। सेकंड क्या है, इट एक्सक्लूडेड द रिवेन्यू मैटर्स, इसने एक्सक्लूड कर दिया रिवेन्यू मैटर, जो कर के पैसे का मैटर है या मैटर्स अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो दूसरा क्या कर दिया भाई, कोई कर का मामला है तो वो कर ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको भी बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, वो उनको भी कोर्ट में नहीं घसीटा सकता, वो अपना पूरा पकड़ बना रहे थे। थर्ड क्या लेके आए, इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। तो इस लॉ ने क्या प्रोवाइड किया था, इस सुप्रीम कोर्ट के जो बंदे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता में रहने वाले आदमियों का। एंड इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। तो पर्सनल लॉ, उनके पर्सनल लॉ को भी, जैसे मान लो अपना शादी करने का लॉ होता है, सती लॉ होता है, तो उनको भी पर्सनल लॉ को भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया कोर्ट ने। हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग द मोहम्मदन लॉ या सरिया लॉ। तो इन्होंने ये रूल बनाया कि भाई सिविल कोर्ट्स का भी काम देखेगा वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग करेगा, मुस्लिम लॉ को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देखेगा वो कलकत्ता के रहने वाले निवासियों को। इट लेड डाउन द अपील्स, फोर्थ फीचर क्या था, इट लेड डाउन द अपील्स फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट हैं उसके लिए भी, जैसे आप मानते बोलते सेशन कोर्ट बोलते हैं ना फिलहाल, तो प्रोविंशियल उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे प्रोविंशियल प्रांत बोलते थे। टू बी कुड बी टेकन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नोट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बोल रहे हैं कि अपील्स, उसने अपील लिखी फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, जो प्रांतों के कोर्ट थे, कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नोट द सुप्रीम कोर्ट। तो उन गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ले जाया जा सकता प्रोविंशियल कोर्ट को, ना कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविजनल कोर्ट्स एंड काउंसिल। तो प्रोविजनल कोर्ट्स के लिए या काउंसिल के लिए जो गवर्नर जनरल था, उसकी गवर्निंग काउंसिल थी, 4 आदमी थे, 5 ने मिलकर रूल बना दिए प्रोविंशियल कोर्ट्स कैसे प्रोसीडिंग करेंगे या उनके काउंसिल कैसे प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट पे चलते हैं, या उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसको फीचर जान लेते हैं। आप बने रहिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या कैसा आपको लग रहा है, और हम डेली कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही जल्दी पूरी पॉलिटिकल साइंस को आसान शब्दों में मैं आपको बता दूंगा, सम अप कर लेंगे, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। फीचर क्या क्या थे इसके, पहला फीचर था कि इसने डिफरेंस कर दिया, इट डिस्टिंग्विश क्या होता है, डिफरेंस कर देना, उनमें पहचान देना, अलग अलग कर देना कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन, ट्रेड से लेके और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया 1784 वाले ने। दूसरा फीचर क्या था, इट अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, मैनेज करेंगे कॉमर्शियल अफेयर को, अलग अलग कर दिया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो टीम बनाई थी वो कॉमर्शियल को देखेंगे, बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जैसे आजकल कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, वैसे पॉलिटिकल अफेयर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल देख रहे थे। दस इट्स एस्टैब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो ऐसे डबल गवर्नमेंट डायर की बोलते हैं, डबल गवर्नमेंट बन गई। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट
ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो इसने ताकत दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को टू सुपरवाइज। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दे दी कि वो सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा ऑल ऑपरेशन सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट या मिलिट्री गवर्नमेंट है, और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, जो जहाँ से कर इकट्ठा हो रहा उनको पावर देगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऊपर पहुंचा दिया, मतलब उसके पास पावर ज़्यादा दे दी। दस द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन, मतलब ये महत्वपूर्ण था 2 रीजन के लिए। फर्स्ट, द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो अब ये आ जाएगा क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश पोजीशन किस एक्ट के थ्रू किया गया था? पिट्स इंडिया 1784। तो आपको ऐसे मार्क करना है। एंड सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंट्री कंपनी अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड प्रोविजन क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दे दी सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स पे एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर बढ़ा दी, ये कंपनी अफेयर्स पे पूरा कंट्रोल कर दिया पिट्स एक्ट 1784 के तहत। अब 1786 में भी एक्ट आया, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको पता भी चल जाएगा क्रोनोलॉजी कोड में, कहीं पे आपको अरेंज करना भी आ सकता है, मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। 1786 में कौन थे? कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप कैसे याद रख सकते हैं कि आपको ये पता है कि भाई 1986 के पास राजीव गांधी थे इंडिया में, तो आप ये लगा सकते हैं कि 200 साल पहले, 1986 से 200 साल पहले कॉर्नवालिस थे। ऐसे आप एक मतलब उसके संदर्भ में करके याद कर सकते हैं। तो ही प्लेस्ड 2 डिमांड्स, उसने 2 डिमांड रखी टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट वीज मतलब क्या होता है? नेमली क्या कहते हैं? फर्स्ट, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। तो उसको पावर दी जानी चाहिए ओवरराइड मतलब उसके सुपरसीड करना, द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। तो उसकी काउंसिल है गवर्नर जनरल की, वो उसको सुपरसीड कर देगा डिसीजन में, क्योंकि 4 मेंबर की उसकी काउंसिल थी। ही वॉज आल्सो बी द कमांडर इन चीफ, मतलब वो मेन है, कमांडर इन चीफ है। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वाज इलेक्टेड टू मेक बोथ प्रोविजन। तो 1786 का रूल इसीलिए लेके आए कि गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी, काउंसिल के कुछ मैटर्स हैं उन पे सुपरसीड कर सकते हैं, या उनको कमांडर इन चीफ उनको मेन बनाया गया। तो उसके बाद चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 आया, तो उसके भी फीचर जान लेते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको पता है 1786 में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो उनकी इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर, एक्सटेंड मतलब उसको और बढ़ा दिया गया, इसकी ओवरराइडिंग पावर को ओवर द काउंसिल, जो काउंसिल डिसीजन लेगी उसके ऊपर वो पावर बढ़ा दी, टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। जो गवर्नर रहेंगे प्रेसिडेंसी के, उनकी पावर बढ़ा दी, गवर्नर जनरल सब पे कंट्रोल करने लगेगा 1793 में। सेकंड फीचर क्या था? इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी बॉम्बे एंड मद्रास। तो उसकी पावर बढ़ा दी कि वो मद्रास और बॉम्बे वाले के ऊपर कंट्रोल करेगा। थर्ड क्या फीचर था? इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर द अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली मतलब कंपनी ही करेगी ट्रेड। फोर्थ क्या था? इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी एबल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। मतलब क्या होता है? आपने एक कंसेप्ट सुना होगा एक्स ऑफिशियो मेंबर। जैसे आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब ड्यू टू वर्च्यू ऑफ द बीइंग, मतलब ड्यू टू बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ही ऑटोमेटिकली वुड बी द हेड ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का हेड होता है वो। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई ऐसे कोई प्रोविजन नहीं होगा जब तक उसको कमांडर इन चीफ या गवर्नर जनरल को माना नहीं जाएगा, तब तक वो गवर्नर जनरल काउंसिल का नहीं होगा, जब तक वो उसको अपॉइंट नहीं किया जाए, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। फिफ्थ फीचर क्या था? इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ वर हैंसफोर्थ, मतलब उसके बाद टू बी लेड, इसी कारण से टू बी पॉइंट आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। तो उसने क्या लेड डाउन कुछ प्रोसीजर रख दिया। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, आपको पता है ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो कॉमर्स का काम करते थे, एडमिन का या पॉलिटी का काम कौन करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ, जितना भी स्टाफ था उसमें, हैंस फोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू, मतलब उनको जो तनख्वाह थी वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाने लगा। तो आगे चलते हैं अब रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट आ गया 1813 का। तो आपको ऐसे ही डेली मतलब इसमें इंटरेस्टिंग बना के रखना है, याद रखना है कि क्या क्या फ़ीचर हैं, इसलिए मैं इजी वे में और आराम से आपके साथ चल रहा हूँ कवर करते हुए। तो इसके फीचर क्या थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1813
तो इसका पहला फीचर था कि इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, मतलब जो ट्रेड मोनोपोली दी थी इससे पहले वाले एक्ट में, तो उसने अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। दैट इज़ द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, मतलब एक तो ये बिजनेस की कंपनी थी, फिर ऑल मर्चेंट जितने भी वहाँ के बिजनेसमैन हैं उन पे ओपन कर दिया कि वो बिजनेस कर सकते हैं। हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेड विद टी, चाय का व्यापार, और चाइना के साथ व्यापार में मोनोपोली कंपनी की कौन से एक्ट के थ्रू रही? 1813 के चार्टर एक्ट ऑफ 1830। सेकेंड फीचर क्या था? इट असर्टेड होता पक्का करना, द सोवरेनिटी, सोवरेनिटी संप्रभुता होता है और ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। तो उसने पक्का पुख्ता कर दिया, सोवरेनिटी रहेगी ब्रिटिश क्राउन की ओवर द कंपनी टेरिटरी, जितनी की भी कंपनी टेरिटरी हैं। एंड थर्ड फीचर क्या होगा? इट अलाउड द क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, मतलब जो धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म का प्रचार करते थे, टू कम इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटमेंट द पीपल। एनलाइटमेंट मतलब उनको ज्ञान देने के लिए ऑफ द पीपल, मतलब उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी फैला सकते हैं। ये कब से चालू हुआ? कि चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के थ्रू लागू हुआ, आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। फोर्थ फीचर क्या था 1813 का? इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो ब्रिटिश टेरिटरी थी क्योंकि हम इंडिया उनके अंडर थे, तो उन अभी इनहेबिटेंट्स मतलब रहने वालों को इनहेबिटेंट्स बोलते हैं। आपकी इंग्लिश भी ऐसे ही इम्प्रूव सकती है। तो बोल रहे हैं कि इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, तो उन्होंने वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन फैलाई, अपनी पश्चिमी सभ्यता की एजुकेशन यहाँ पे फैला दी 1813 के थ्रू। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, तो लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि वो इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस ऑन पर्सन। दे कुड आल्सो पुनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स, वो पुनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो ये पावर थोड़ी सी दे दी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन इतने देते हैं क्योंकि कुछ आदमी जो यहाँ पे पैसे वाले हैं उनको कब्जे में कर लेंगे और यहाँ बने रहेंगे। तो ये 1813 का एक्ट था। अब चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें क्या फीचर थे, कैसे कैसे क्या प्रोविजन था, हमको याद रखने हैं। तो पहला फीचर क्या था इसका कि एक्ट वाज फाइनल स्टेप, मतलब फाइनल स्टेप था, ये याद रख सकते हैं कि भाई फाइनल स्टेप कौन सा था? 1833 का सेंट्रलाइजेशन, मतलब एक जगह पावर केंद्रित करने का ब्रिटिश इंडिया। फीचर क्या था? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब तक तो गवर्नर जनरल जो क्या थे, वारेन हेस्टिंग्स थे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, तो उनको अब गवर्नर जनरल बोलना जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना जाने लगा, पहले बंगाल का बोलते थे। तो वेस्टेड हिम इन ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, उसको मतलब सारी पावर उसमें निहित करती थी, वेस्टेड इन किसमें? गवर्नर जनरल में। दस द एक्ट वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली टाइम बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटरी पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको ये याद रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ना कि बंगाल। इट डिप्राइव्ड मतलब उसको वंचित कर दिया था गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव क्या था? लॉ बनाने का कानून उनके हाथ से छीन लिया गया। ये आपको याद रखना है 1833 में ऐसा काम हुआ था कि लॉ बनाने का पावर जो बॉम्बे का और उनका छीन लिया गया। तो इसमें बताया गया है कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव मतलब पर्टिकुलरली उसी के पास पावर रहेगी, लेजिस्लेटिव पावर इंटायर ब्रिटिश इंडिया की। इस लॉ के थ्रू प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, तो जो पहले एक्ट बोला जाता था उनको बोलने लगे लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, वाइल लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट्स। तो इससे पहले के जो रूल बने थे उनको तो बोलने लगे रेगुलेशन, और जैसे 1813 का रेगुलेशन हो गया, उसके बाद एक्ट्स बोलने लगे, जैसे आप आज भी बिल और एक्ट्स बोलते हैं। तो थर्ड फीचर क्या था? इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी। पहले कॉमर्शियल बॉडी था, अब एंडेड कर दिया, समाप्त कर दिया, विच बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब एडमिन का काम करने लगी, मतलब अब सिकंजा और ज़्यादा कस दिया, वो एडमिन का काम करने लगी, पहले कॉमर्शियल बॉडी थी। इट प्रोवाइडेड द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, मतलब अब सीधा बोलने लगे। मैजेस्टी क्या होता है? शाही परिवार के आदमी को बोलते हैं मैजेस्टी, या उसकी शान शौकत को जैसे बोलते हैं ना, इन द नेम ऑफ द मैजेस्टी, मतलब क्वीन के बारे में बोलते हैं। हिज हेयर्स मतलब उसके जो बच्चे हैं या सक्सेसर हैं उनके नाम पे यहाँ पे रूल होने लगा। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसने क्या फोर्थ फीचर क्या था? टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। आपको याद रखना कि 1833 के रूल के थ्रू
ओपन कंपटीशन हो गया था सिविल सर्विसेज का, एंड स्टेट दैट इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड, उनको डिबार नहीं करना फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, वो कंपनी में किसी भी नौकरी कर सकते हैं। हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड, नकार दिया गया आफ्टर अपोजिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको नकार दिया। तो इस प्रोविज़न पहली बार इन्होंने बात की ना, तो फिर बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने नकार दिया इस बात को, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले कमर्शियल काम करते थे। तो आगे रेगुलेटिंग एक्ट पे चलते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो 1853 में क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दिस वाज द लास्ट, क्योंकि 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आते थे हर 20 साल के गैप पे। तो ये बोल रहे हैं कि लास्ट जो इस सीरीज़ में लास्ट था चार्टर एक्ट, और ये जो 1793 से स्टार्ट हुए थे चार्टर एक्ट, 1853 तक चले थे, उसमें ये बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। मतलब इसमें बहुत चेंजेस किए गए। कैसे? जैसे फर्स्ट फीचर क्या था, इट सेपरेटेड द फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले बार इसने सेपरेटेड कर दिया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल की 4 मेंबर की काउंसिल थी, उसमें मेंबर बढ़ा भी दिए गए थे, तो उसके चेंज कर दिया। लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग हो गई लॉ बनाने के, और एग्जीक्यूटिव कार्य करने के अलग हो गए, जैसे आज भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होते हैं अपने। इट प्रोवाइडेड एडिशन ऑफ 6 मेंबर कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिलर ऑफ द काउंसिल। तो 6 लेजिस्लेटिव और बढ़ा दिए, मतलब ये 4 थे तो इनमें 6 लेजिस्लेटिव बढ़ा दिए गए। इन अदर वर्ड्स, इट एस्टैब्लिश ए सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे आजकल लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, वैसे ही एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, सेंट्रल की थी जो यहाँ पे। और दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट, वो एज ए पार्लियामेंट, छोटी पार्लियामेंट के रूप में काम करते हैं, अडोप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी वैसा इस काउंसिल ने रूल अपनाया। दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन, मतलब इंडियंस के लिए लॉ बनाने का कार्य एक स्पेशल फंक्शन की तरह दिखा, रिक्वायर स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। तो उसके लिए प्रोसेस तैयार किया गया और एक गवर्निंग बॉडी बनाएगी। सेकेंड फीचर क्या ऐड किया उन्होंने, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। यहाँ पे आपको पता है 1833 वाले में स्टार्ट किया था, पर वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया। 1853 वाले में इन्होंने सिविल सर्वेंट के लिए ला दिया द कोवनेटेड सिविल सर्विसेज, मतलब जिसकी काफ़ी इज्जत होती है, कोवनेटेड बोलते हैं। सिविल सर्विसेज वाज दस ओपन टू इंडियन आल्सो, इस टाइम पे इंडियंस भी जाने लगे इसमें, अकॉर्डिंग टू द मैकले कमेटी। तो आपको पता है मैकाले कमेटी की रिपोर्ट थी। तो कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अडॉप्टेड इन 1850। तो लॉर्ड मैकाले को फादर कहा जाता है सिविल सर्विसेज का। तो 1854 में जो इन्होंने कमेटी बनाई उसके बेस पे इंडियंस भी जाने लगे। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल। थर्ड फीचर क्या था, इन्होंने कंपनी का रूल बढ़ा दिया एंड अलाउड टू रिटेन पोजीशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे यहाँ पे टेरिटरी इन्होंने होल्ड कर ली। इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया, अनलाइक प्रीवियस चार्टर, जब पहले चार्टर होते थे 20 साल के। दिस वाज ए क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक्ड। तो ऐसा था कि भाई पार्लियामेंट जब चाहेगी अब कंपनी के रूल को हटा देगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो फोर्थ क्या था, इट इंट्रोड्यूस द फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाने के लिए बनाई गई थी सेंट्रल, उसमें लोकल आदमी भी इंक्लूड कर लिए, लुभावना दे दिया कि भाई आप भी रूल बना सकते हैं अपने इंडिया के लिए। ऑफ द 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो 6 आदमियों में से 4 इधर से लोकल आदमी लिए गए थे, मद्रास से, बम्बे से, बंगाल से, आगरा से। तो उसके बाद आपको पता है कि म्यूटनी हुई, म्यूटनी के बाद 1857 की, उसके बाद क्राउन रूल आ गया सीधा यहाँ पे। तो उसको डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो 1858 का एक्ट आ गया। तो इसमें क्या बताया गया था, सिग्निफिकेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 को मद्देनजर रखते हुए लागू कर दिया। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं या सिपाही म्यूटनी बोलते हैं 1857 की क्रांति को। द एक्ट वाज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एक्ट इसको क्या है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का बोलते हैं, जो 1858 वाला। अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी को हटा दिया, एंड ट्रांसफर्ड पावर टू द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। सीधा क्राउन का यहाँ पे राज होने लगा। इसमें क्या क्या फीचर थे, पहला फीचर ये था कि इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंसफोर्थ, मतलब अब से आगे, हैंसफोर्थ मतलब अब से आगे, वाज टू बी गवर्न बाय इन द नेम ऑफ द हर मैजेस्टी, मतलब क्वीन के नाम पे गवर्न किया जाएगा यहाँ पे। इस चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसराय। तो इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बोला जाने लगा।
वायसराय वाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो आपको याद रखना है कि भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौन था? फर्स्ट बेंटिक थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वारेन हेस्टिंग सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्योंकि उसका नाम चेंज कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग थे, वायसराय थे। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था कॉमर्स का था या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कानून का था, तो एडमिन का, तो उनको एक डायरकी को छोड़ दिया, एक बना दिया उन्होंने। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। जैसे आजकल मान लो बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सीनियर IAS अफसर है, तो वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक इंडिया के लिए बना दिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी, सारी पावर दे दी, एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोर्ड ऑफ मान लो कंट्रोल को हटा दिया तो, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया, तो ये ऑफिस बना दिया सेक्रेटरी का। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही मेंबर था। वहाँ जो कैबिनेट क्या होता है, जैसे आजकल बोलते हैं किचन कैबिनेट या रूल लेने, उनमें से एक आदमी था। वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये पूरा रिस्पॉन्सिबल था पार्लियामेंट को, अंग्रेजों की। फोर्थ फीचर क्या है डिवाइस में? इट एस्टैब्लिश ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। 15 मेंबर की जो काउंसिल हुई इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो 15 आदमी उसके नीचे, सेक्रेटरी के नीचे दे दिए इंडिया से। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, सलाह देती थी। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। ये हो गया। फिफ्थ फीचर क्या ऐड था? इट कॉन्स्टिट्यूट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल वाज ए बॉडी कोऑपरेट एंड केपेबल ऑफ सुइंग और बीइंग स्यूड। मतलब किसी को कोर्ट में ले जा सकते थे या उनको भी कोर्ट में घसीटा जा सकता है, इंडिया इन इंग्लैंड में भी, इंडिया में भी। तो स्टेट काउंसिल को भी खींचा जा सकता था यहाँ पे। ये थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स कर दिया कि भाई को ये टायरनी क्या होता है, बिल्कुल अपनी मनमानी करें, टिरनी बोल करें तो उनको घसीटा जा सकता था कोर्ट में। द एक्ट ऑफ 1850 वाज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एडमिन का काम किया, क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई थी, अंग्रेज सोच रहे थे ये हाथ से चला जाएगा। बाई विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। तो इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे इंग्लैंड से ही। इट डिड नॉट अल्टर मतलब चेंज करना इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं किया, जैसे सिस्टम था वैसे ही था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1868। अब आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आफ्टर अ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने सोचा कि इनको लुभा लो, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में ले लो, यहाँ तक कई दिन तक राज करेंगे। इन परसुएंस मतलब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन इकट्ठा करने की 3 एक्ट्स वर एनेक्टेड। 3 कानून लेके आए ब्रिटिश पार्लियामेंट 1861 में, 1892 में, 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। ये मतलब एक बहुत अच्छा स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके फीचर क्या क्या थे? इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग मतलब कानून बनाने लगे इंडिया वाले, अपने लिए कुछ आदमियों को सिलेक्ट कर लिया। इट दस प्रोवाइडेड द वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। जैसे आजकल भी यूनाइटेड नेशन में कुछ तो परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी में है, तो वैसे ही नॉन ऑफिशियल मेंबर एक्सपेंड कर दिए काउंसिल में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द वाइसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। राजा ऑफ बनारस के राजा थे, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो 3 आदमियों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1862 में इंक्लूड कर लिया उन्होंने लुभाने के लिए कि ये अपना लॉ बनाएंगे यहाँ पे। सेकंड फीचर क्या था? इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, पहले सेंट्रलाइज कर रहे थे, अभी डिसेंट्रलाइज कर दिया, क्योंकि सोचने लगे थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी दे देंगे तो लंबे टाइम तक यहाँ पे राज करेंगे। बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। उनको भी कानून बनाने की पावर दे दी, लेजिस्लेटिव पावर दे दी। इफ इट दस रिवर्स द सेंट्रलाइज टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुई थी एंड क्लाइमेक्स कब होती थी सेंट्रलाइज की? 1833 पे। द पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्ट इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी उनको 1937 तक, प्रोविंशियल को जो भी प्रांत थे। तो थर्ड फीचर क्या इंक्लूड किया? इट आल्सो प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ फॉर बंगाल। बंगाल के लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब विच वर एस्टैब्लिश इन 1862, 1886 एंड 1897। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो होते हैं, आजकल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो हैं, मान लो ये राजस्थान वगैरह, ये तो इनको भी एक प्रोविंस प्रांत बना दिया, पंजाब को बना दिया और बंगाल को बना दिया। तो यहाँ पे नई लेजिस्लेटिव लॉ बनाने के लिए काउंसिल बना दी।
फोर्थ फीचर क्या इंक्लूड हुआ, इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू मेक रूल्स and orders for the more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system introduced by the Lord Canning in 1859. ये बोल रहे हैं पावर किया मेक रूल ऑर्डर्स मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन बिजनेस इन काउंसिल, तो वाइसराय को इसने पावर दे दी नए रूल बनाने की या ऑर्डर की जो कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस काउंसिल में इजी हो जाए, एक्सेस हो जाए। इट जैसे आजकल आपको पता है कि पार्लियामेंट कमेटी के भी लॉ बनाने के लिए होती है, ऐसे ही कन्वीनियंस हुआ। इट आल्सो गिव ए रिकग्नाइजेशन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो किसी को एक उपाधि दे दी, इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कैनिंग इन 1859। Under this, a member of the Viceroy Council was made in charge of one or more department of government. तो ऐसे ही आजकल मिनिस्ट्रियल होती है वैसे ही उन्होंने कर दिया, ऑथराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मैटर्स, तो वो उनको पावर दे दी, मिनिस्टर बना दिया। इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, जैसे आज प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करता है वैसे ही ऑर्डिनेंस की पावर दे दी विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आजकल प्रेसिडेंट तो कंकरेंस लेता है, जैसे अध्यादेश जारी करता है, तो वहाँ पे कोई कंकरेंस नहीं चाहिए ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ, वैसे भी आजकल 6 मंथ होती है। तो अब क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 का क्या रूल था, क्या थे, हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन दैम। मतलब ये है कि जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो बढ़ा दिए, सेंट्रल में भी या प्रांतों में भी जो लॉ बनाने का कानून था, बट मेंटेन किया कि मेजोरिटी में रहेंगे, अंग्रेज ही रहेंगे। सेकंड फीचर क्या ऐड हुआ इसके द्वारा, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन बढ़ा दिए, ज़्यादा काम पावर दे दी। गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग, बजट डिस्कस करने लगे, एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, और उनको एड्रेस करने लगे जो भी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूटिव की। थर्ड क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने पावर दी नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इनके नाम पे इन्होंने रिकमेंड किया और वाइसराय ने ऐड कर दिए नॉन परमानेंट मेंबर दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। दो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे उन्होंने रिकमेंड किया, इन्होंने इंक्लूड कर दिया। म्यूनसिपैलिटी के आए, यूनिवर्सिटी से आदमी आए, ट्रेड एसोसिएशन से आए, जमींदार आए, या चैम्बर्स कॉमर्स जो बिजनेस करते थे बड़े बड़े आदमी इंक्लूड कर लिए उनको लुभाने के लिए। द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ द यूज फॉर द यूज ऑन इलेक्शन। जो इस एक्ट से लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन हो गया कि फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए इलेक्शन होने लगे। द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज इन एक्ट, इलेक्शन वर्ड नहीं यूज किया गया बट इलेक्शन होने लगे। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब एज द नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडी। नॉमिनेशन होता था, नामकरण होता था, किसी ने सिफारिश की दी उसको इंक्लूड कर लिया। अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मार्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो आपको याद रखना कि मार्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो कौन थे, वाइसराय थे। तो ये सेक्रेटरी थे, ये वाइसराय थे, मिंटो वाइसराय थे। अब क्या है, फर्स्ट फीचर क्या इसका इंक्लूड किया, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब उस जो काउंसिल थी उसमें नंबर आदमी बढ़ाते रहे इन लॉ के द्वारा कि आदमी लुभाते रहेंगे, उनको नॉमिनेटेड करते रहेंगे, वो खुश हो जाएंगे हम अपने देश के लिए लॉ बना रहे हैं। तो सेंट्रल में, प्रोविंशियल में, प्रांतों में भी, सेंटर में भी आदमी बढ़ा दिए। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज 16 से 60 हो गए। एंड नंबर ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म, किसी प्रांत में अलग थे, किसी प्रांत में अलग थे। सेकंड फीचर क्या ऐड किया गया, इट रिटेन मतलब होल्ड करना, रखना ऑफिशियल मेजोरिटी इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पावर छोड़ी बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वह प्रांतों में तो आ गई बट सेंटर में फिर भी वही ऑफिशियल मेजोरिटी में रहे। थर्ड क्या है, इट इनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन, डेलिब्रेटिव विचार विमर्श करने के लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बोथ लेवल। फॉर एग्जांपल मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मोर रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। जैसे आज भी स्टार क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार क्वेश्चन होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं, उनको ये पावर दे दी कि आप क्वेश्चन पूछ लो बजट पे, कैसे कहाँ खर्चा हो रहा है, ये है वो है। फोर्थ फीचर क्या इंक्लूड किया गया, फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर्स, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आपको पता है पहले जो IAS अफसर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो वो बनाए गए थे
वो बनाए गए थे वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ही वाज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर, उनको कानून का एक सदस्य बना दिया गया। पांचवा फीचर क्या था, इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल मतलब हिंदू हिंदू के लिए वोट डालेगा और मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट डालेगा, तो यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा गया। बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया, अलग अलग इलेक्टोरेट होगा उनका। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर। वही और जो लीगलाइज कम्युनिज्म है, लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो लॉर्ड मिंटो जो वाइसराय थे उनको माना गया कि फादर, उन्होंने ये दरार पैदा की कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, इलेक्टोरेट की। छठा फीचर क्या था, 1909 में, इसलिए उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स। मतलब जो पैसे वाले थे उनको अलग अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ला। ये 20 अगस्त 1917 को आया था ये ला। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेके आए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 वाज दस एनेक्ट हुआ। 1921 में फोर्स में आया कि इसमें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। मॉन्टेगू कौन थे, सेक्रेटरी थे, चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। तो आपको यह याद रखना कि पहले जो थे मार्ले मिंटो था, ऐसे ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड जो पीछे वाला नाम है वो वाइसराय थे। इसके क्या क्या फीचर थे, पहला फीचर ये था कि जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंशियल के, डिमार्केटिंग मतलब एक लाइन खींच देना, एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। सेंट्रल के अलग सब्जेक्ट हो गए, प्रोविंशियल के जैसे आजकल अपने शेड्यूल 7 में रहता है कि वैसे ही लिस्ट अलग अलग बोल ले, ये कानून अलग बनाएंगे स्टेट के और प्रोविंशियल के अलग बनाएंगे और सेंटर के अलग बनाएंगे। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सेंट्रलाइज रही, यूनिटी तो रही, वो अपने हाथ में कब्जा तो रखेंगे। सेकंड क्या है, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट, ट्रांसफर एंड रिजर्व। प्रोविंशियल को भी ट्रांसफर में और रिजर्व में दो तरह के बना दिए। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वो क्या है, गवर्नर ही बनाएगा विद द एड ऑफ द मिनिस्टर जो थे, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल के रहेगा। रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जो वर टू बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे मान लो आजकल दिल्ली में भी होता है कि पुलिस वगैरह जो है सेंटर कंट्रोल करता है, तो वैसे ही सेंट्रल इसको पुलिसिंग वगैरह, तो ये जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के रहते हैं तो वैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पुलिस को। तो वैसे ही था कि कुछ फीचर उन्होंने अपने पास रख लिए, तो इसको डायआर्की बोला है। क्या है डायआर्की, ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायआर्की विच मीन्स डबल रूल। हाउएवर द एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल रहा था 1919 का। थर्ड फीचर क्या था, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। बाईकैमरलिज्म, द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय ए बाईकैमरिकल लेजिस्लेशन कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस, जैसे आज भी होता है लोकसभा राज्यसभा बाईकैमरल बोलते हैं, तो उसको एंड ए लोअर लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा चुने गए। डायआर्की बना दी 1919 में, डायआर्की आई थी। फोर्थ फीचर क्या था, इट रिक्वायर्ड दैट 3 of 6 मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। तो मतलब ये इंडियन होने थे, 6 में से 3 आदमी उसकी जो वाइसराय की काउंसिल थी। पांचवा फीचर क्या था, जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया कि भाई सिख के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, एंग्लो इंडियन के लिए अलग, यूरोपियन के लिए, मतलब कम्युनलिज्म को और बढ़ा दिया। छठा फीचर क्या था, इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। फ्रेंचाइज बता दिया कि उनको प्रॉपर्टी है, उनके पास टैक्स है या एजुकेशन है, उनको एक पोर्टफोलियो दे दिया। इट क्रिएटेड इन सेवन्थ फीचर क्या है, हाई कमिश्नर की पोस्ट बना दी लंदन में हाई कमिश्नर बैठेगा, एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ फंक्शन हिदर टू, मतलब अब से ही परफॉर्म बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर हाई कमिश्नर को पहुंचा दी, लंदन में बैठते थे वो। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन आया। ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट, प्रांतों का बजट अलग कर दिया, सेंटर का अलग, प्रांतों का अलग। 10वां फीचर क्या था, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट टू इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स, मतलब 10 साल के बाद रिपोर्ट देनी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा आता है, साइमन कमीशन। आपने बहुत सुना होगा साइमन कमीशन, गो बैक किनारे लगे थे, तो इसके बारे में बात करते हैं। इन नवंबर 1927 इटसेल्फ 2 years बिफोर द शेड्यूल,
द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस दैट अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर 7 मेंबर थे स्टेटूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन टू रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नया जो लॉ आया था उसके अंदर रिपोर्ट देनी थी। तो ऑल द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर ब्रिटिश, सारे अंग्रेज थे, तो वो अपनी अच्छाई बताएंगे। हैंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन, सभी पार्टियों ने उसका विरोध किया। कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 1930 में रिपोर्ट की एंड रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी। लोकसभा राज्यसभा वाला जो वो तो बाईकैमरलिज्म, डायरकी मतलब रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर के पास रहेंगे, उसको चेंज कर दिया। एंड एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, जो फेडरेशन बनाया था कि भाई स्टेट अलग पावर रहेगी वो अलग रहेगी, उसको हटा दिया। कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन, तो कम्युनल जो है बांटने वाली चीज़ वो तो कंटिन्यू रही। प्रपोजल ऑफ कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, आपको पता है 31, 32, 33 में हुई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट सब मिले ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन ए वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ये वाइट पेपर, ये याद रखने की बात है कि वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आया, वाज प्रीपेड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वाज इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935। कुछ रिकमेंडेशन मानी बट बंदों ने इसका विरोध किया था। कॉम्युनल अवार्ड मतलब जो जाति के नाम पे वोट डालते थे वो अपने अपने, तो ये है 1932 में जो रामसे मैकडोनल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी को बोला कि इनको रिप्रेजेंट करेंगे, विच केम टू बी नोन एज द कॉम्युनल अवार्ड। द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस, बट आल्सो एक्सटेंडेड टू द डिप्रेस्ड क्लास। शेड्यूल कास्ट के लिए भी अलग से कि शेड्यूल कास्ट के लिए वोट डालेंगे। गांधी वाज डिस्ट्रेस्ड, तो वो चिंता में थे गांधी जी ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अंडरटुक फास्ट अनटू द येरवाड़ा जेल पूना में उन्होंने फास्ट पे चले गए, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। तो उन्होंने बोला कि ये मॉडिफाई करो इसको, क्योंकि हर ये बांटने का काम है। तो इसके लिए तो अंबेडकर के और उनके राइवलरी थी, अंबेडकर खुश थे बट वो ना खुश थे यहाँ पे। एट लास्ट देयर वाज ए एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास, द एग्रीमेंट नोन एज द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट बोलते हैं, एग्रीमेंट हुआ कांग्रेस जो थी यहाँ की इंडिया की और उनके बीच में। रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट, हिंदू तो एक ही साइड रहे। गेव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लास, उनको रिजर्व सीट दे दी, इसको अलग से इलेक्टोरेट नहीं हुआ। नहीं तो क्या होता था, लोअर कास्ट के लिए लोअर कास्ट वोट डालेंगे फिर वो और बढ़ जाते हैं हिंदू भी। तो इसलिए ये रवाड़ा जेल उन्होंने भूख हड़ताल की थी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक्ट मार्क्ड ए सेकंड माइलस्टोन। सेकंड माइलस्टोन मतलब दूसरी अच्छी बात थी। ए कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इट वाज लेंथी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। 321 सेक्शन थे इसमें, 10 शेड्यूल थे। आपको पता है कि बहुत बंदे बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलता है। इसके क्या क्या फीचर थे जानते हैं। तो फर्स्ट फीचर ये था कि जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। प्रांत बनाए, उनको अलग अलग यूनिट बनाती, फेडरेशन बना दी पूरी। द एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। फेडरल लिस्ट जैसे आजकल शेड्यूल 7 में होता है, वैसे ही फेडरल लिस्ट बना दी, कंकरेंट लिस्ट बना दी, और रेजिड्यूरी पावर वर गिवन टू दी वाइसराय। वही सेम रेजिड्यूरी पावर वाइसराय को दी थी। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज ए प्रिंसली स्टेट, डिड नॉट ज्वाइन इट। तो प्रांतों ने ज्वाइन नहीं किया इसको। सेकेंड है फीचर क्या है इसका, डायरकी को ख़त्म कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो प्रांतों को अपने आप इंडिपेंडेंट कर दिया। तो ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया। मोर ओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई। द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल रियलाइजेशन। ये 1937 में आया और डिसकंटिन्यू भी कर दिया इसको 1939 में। तीसरा फीचर क्या है एडवाइस के थ्रू, इट प्रोवाइडेड द एडॉप्शन ऑफ डायरकी। सेंटर पे भी डायरकी चेंज हो गई, जो रिजर्व सब्जेक्ट रखता था अपने पास वो। Consequently, the federal subjects were divided into reserved subjects and transferred subjects. अब ट्रांसफ़र में हो गए। However, this provision of this act came into operation at all. आया ही नहीं वो। तो फोर्थ फीचर क्या ऐड हुआ, बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। बाईकैमरलिज्म लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम बना। द लेजिस्लेटिव बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस वर आल्सो। यूनाइटेड प्रोविंस जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के एरिया को बोलते थे। तो यहाँ पे बाईकैमरल बना दिया, अपर हाउस लोअर हाउस वाला सिस्टम बना दिया। पांचवा फीचर क्या ऐड हुआ कि इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन।
कम्युनल उसको और जाति को बांटना चाहा, शेड्यूल कास्ट को, वुमेन को एंड लेबर को, तो इनके लिए अलग अलग बांटना चाहा उन्होंने। छठा क्या था, काउंसिल ऑफ इंडिया, अबोलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद टीम ऑफ एडवाइजर, तो सेक्रेटरी जो स्टेट था उसको टीम दे दी एडवाइजर की, काउंसिल हटा दी। सातवां क्या था, इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गोट वोटिंग राइट। फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का अधिकार दे दिया, भाई 10% आदमी ही वोट डालेंगे जिनके पास पैसा वगैरह है। वही ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया 1935 के थ्रू। और इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आल्सो प्रोविंशियल में भी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिए। इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट भी हुआ 1937 में। तो आरबीआई अभी बना, फेडरल कोर्ट भी अभी बना। तो अब आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, आज़ाद होने के बाद। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली, डिक्लेयर ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड 30 जून 1948 को उन्होंने बोल दिया कि 30 जून 1948 को यहाँ पे रूल हमारा ख़त्म हो जाएगा। 20 फरवरी को बोल दिया उन्होंने 30 जून को ख़त्म हो जाएगा 48 में। आफ्टर विच द पावर वाज वुड बी ट्रांसफर, मतलब हो जाएंगी किसको, रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में चली जाएंगी। अनाउंसमेंट वाज फॉलोड एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग यहाँ पे भड़क गई। और 3 जून द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट Constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं लागू होगा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान बनाया था। मुस्लिम लीग अलग से हट गई थी। तो माउंट बैटन ने 3 जून 1947 को वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉरवर्ड द पार्टीशन प्लान, उन्होंने 3 जून 1947 को बांटने का प्लान तैयार कर दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 3 जून 1947 को प्रपोज रखा, माउंट बैटन प्लान बोलते हैं। तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया और 1947 में बट गए। फीचर क्या कहते हैं इसके कि ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया 15 अगस्त 1947 को इंडिया। इट प्रोवाइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन हो गया इंडिया का, क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान, और आज तक हम झेल रहे हैं, दोनों बट गए। तो ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो गई। तो इसने वाइसराय को इट अबोलिश कर दिया वाइस राय की पोस्ट को, एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन एक गवर्नर जनरल, हर डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल बनाया, हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, जो वहाँ पे कैबिनेट होगी वो उसको अपॉइंट करेगी। ब्रिटेन हैज टू रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो तब तक तो पावर इनकी ही रही। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 डोमिनियन ऑफ फ्रेम अडॉप्ट द एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ। तो ये बता दी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दी कि अपना लॉ बनाओ, कानून बनाए, उसको लागू करो, इंडिपेंडेंट रहोगे। 5th क्या है, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियंस लेजिस्लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव टेरिटरी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको दे दिया, पावर दे दिया कि लेजिस्लेट करेंगे, अपना लॉ बनाएंगे जहाँ पे वो रह रहे हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी वर ड्राफ्टेड एंड फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी रूल 1947 के बाद नहीं रहेगा। और हेदर टू ए लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव टू द डोमेन, मतलब इसके बाद कोई इसका लॉ नहीं रहेगा, बस इंडिया का ही लॉ रहेगा। छठा क्या था, इट अबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट हटा दी, एंड ट्रांसफर हिट्स फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स। तो उसके कॉमनवेल्थ अफेयर्स संभालने लगे, हम कॉमनवेल्थ के आज भी मेंबर हैं। तो 7th फीचर क्या था, तो इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पैरामाउंसी, मतलब उनको हटा दिया कि वो हमारे ऊपर नहीं रहेंगे। प्रिंसली स्टेट्स, अलग अलग राजा थे वो अपने रहे। ट्रीटी रिलेशन विद द ट्राइबल ये ख़त्म हो गए। फ्रीडम दे दिया को इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। 9th फीचर क्या जोड़ दिया कि इट प्रोवाइड गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड प्रोविंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर फ्रेम्ड। तो 1935 के अकॉर्डिंग चलेंगे जब तक वो नया 1947 का रूल नहीं आया। द डोमिनियंस वर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन एक्ट, मॉडिफिकेशन कर सकते थे। 10वां फीचर क्या था कि ब्रिटिश मोनार्क था जो वीटो बिल्स और आस्क रिजर्वेशन फॉर सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल, तो उसने वो जो रिजर्वेशन ब्रिटिश राजा को ख़त्म कर दिया उसका सिस्टम। और गवर्नर जनरल को वुड पावर टू असेस्ट एनी बिल इन नेम ऑफ हिज मैजेस्टी, गवर्नर जनरल के पास पावर आ गई। 11वां फीचर क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स इट वर मेड टू एक्ट एडवाइस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। तो ये है कि भाई गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो
माउंटबेटन द प्रिंसिपल गवर्नर्स, जो प्रोविजनल गवर्नर्स थे, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे या नॉमिनेटेड आदमी थे, तो वो एडवाइस करेंगे उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑल मैटर में। 12वां फीचर क्या था कि एम्परर ऑफ इंडिया फॉर द रॉयल टाइटल्स किंग ऑफ इंग्लैंड, जो रॉयल का टाइटल था वो हटा दिया गया। 13वां क्या था, इट डिस्क्रिमिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज रिजर्वेशन था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को रिजर्वेशन था अंग्रेजों का, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर, मतलब उनको बेनिफिट तो मिलेंगे जो 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट किए गए थे, बाद में वो ख़त्म कर दिया कि अब ये नहीं अपॉइंट होंगे। तो 14 और 15 को, 14 को तो पाकिस्तान हो गया था और 15 को इंडिया हो गया था। प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, नेहरू बने थे इंडिया के। तो अब देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के क्या क्या थे सिस्टम, कौन कौन से पोर्टफोलियो थे, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, जवाहरलाल नेहरू को ये पोजीशन मिली हुई थी इंटरिम गवर्नमेंट जो अल्पकालिक के टाइम के लिए आई थी 1940 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था, होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मथई को इंडस्ट्री एंड सप्लाई, जगजीवन राम को लेबर, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था, बल से याद रख सकते हैं डिफेंस। CH बाबा को वर्क्स माइंस एंड पावर मिला था, लियाकत अली खान को फिनेंस मिला था, अब्दुल राब निस्तर को पोस्ट्स एंड एयर मिला था, असफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिला था, C राजागोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स मिला था, और जो चुंद्रीगर को मिला था कॉमर्स, गजनाफर अली खान को हेल्थ और जोगिंदर नाथ को लॉ। तो ये है। अब ये बोल रहे हैं कि जो द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कार्यकारिणी के मेंबर थी। द वाइसराय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल, जवाहरलाल नेहरू वाज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, तो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे जवाहरलाल। फिर अब क्या है, फर्स्ट कैबिनेट में क्या क्या उनकी पोस्ट चेंज हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, एक्सटर्नल अफेयर्स रहे थे, कॉमनवेल्थ या साइंटिफिक एंड रिसर्च के रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर के ये वही रहे। और जो एजुकेशन का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पहले सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। जॉन मथई थे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के, और सनगुम्मम फाइनेंस के थे, चेट्टी आर के सनगुम्मम, अंबेडकर लॉ के, जगजीवन राम लेबर के, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस के, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ की, CH बाबा कॉमर्स के, रफ़ी अहमद किदावी कम्युनिकेशन के, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री एंड सप्लाई के, VN गडगिल वर्क्स माइंस एंड पावर के। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।